हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था और उसके कैपिटल को भी जाना था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कैपिटल और जनपद के नाम याद हो गए होंगे। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। पहला जनपद था, महाजनपद था अवंती, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन या फिर माहेश्मती। सेकंड कैपिटल क्या, सेकंड महाजनपद था अस्मक, जिसका कैपिटल था पोटली। मैंने थोड़ा ट्रिक से बताया था कि अस्मक को आप कुछ अस्थि मान लीजिए, अस्थि को पोटली में बांध के विसर्जन कर सकते, ऐसा कुछ आप याद करने के लिए तो वो वीडियो आप देख सकते हैं ट्रिक के लिए। बाकी मैं यहाँ बस रिवीजन करा देती हूँ। तीसरा था अंगा, जिसका कैपिटल था चंपा। चेदी शक्तिमती, गंधार तक्षशिला, कम्बोज हाटक या राजपुर, कम्बोज हाटक या राजपुर। काशी का था वाराणसी, ये तो ऐसे ही याद होगा। कौशल का था श्रावस्ती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मगध का राजगीर, हम लोग इसी के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। मगध का राजगीर, मल्ल का कुशीनगर या पावा, मत्स्य का विराटनगर, पंचाल का अहिच्छिन्न, सुरासेन का मथुरा, वज्जी का वैशाली और वत्स का कौशाम्बी। हमने ये भी बात की थी कि ये 16 महाजनपद का जो जिसके बारे में बताया गया वो अंगुत्तर निकाय में बताया गया है, जो कि एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। याद रखिएगा, जैन नहीं, बुद्धिस्ट लिटरेचर। हाँ, इसके अलावा भी जैन टेक्स्ट के बारे में भी, जैन टेक्स्ट में भी इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। देखिए 16 महाजनपद तो थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ता गया। एक ने दूसरे पे आक्रमण कर दिया, मैत्री संबंधी कर ली, या शादी विवाह के माध्यम से एक दूसरे के साम्राज्य को अपने मिलाना स्टार्ट हो गया। लास्ट में 4 ऐसे महाजनपद बनते हैं, जैसे कि अवंती हो गया, यहाँ पे मैं कौशल पढ़ना है, वत्स पढ़ना है और ये मगध पढ़ना है, ठीक है। ये 4 बाद में बड़े महाजनपद बन के निकलते हैं, लेकिन बाद में इन तीनों को भी धीरे धीरे करके मगध में फिर अल्टीमेटली शामिल होना पड़ता है, ठीक है। मगध ने किसी के साथ जंग करके साम्राज्य को हड़पा था, किसी के साथ मैत्री संबंध की थी शादी विवाह के माध्यम से। तो ये सारे ही महाजनपद फिर बाद में मगध में जाके विलीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 हम अभी पढ़ेंगे, अवंती, कौशल, मगध और वत्स, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट अगर ले, क्योंकि पिछले वीडियो में आप स्क्रीनशॉट शायद नहीं ले पाए थे, तो इसमें अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे बाकी के सारे महाजनपद अल्टीमेटली मगध में जाके जुड़ जाते हैं। देखिए वत्स, देखिए वैसे तो 16 महाजनपद हैं, लेकिन आपको 16 के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ जाते। आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आए, और जितना जरूरी हो, सफिशिएंट हो, उतना पढ़ लेना है। अगर आप एक क्वेश्चन कभी पूछ दिया हो किसी से और फिर उसके पीछे आप भागते जाए, तो ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सही नहीं है। आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख के आप टॉपिक को चूज करेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ 4 महाजनपद है, मगर तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, बाकी के 3 थोड़ा थोड़ा जान ले, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए एक था वत्स महाजनपद, इसका कैपिटल आपको पता है कौशाम्बी, ठीक है। इलाहाबाद के पास पड़ता है, यमुना नदी किनारे, यमुना नदी किनारे इलाहाबाद के पास इसका कैपिटल कौशाम्बी पड़ता है। इसके राजा थे उदयन। उदयन की एक क्या थी, पुत्री थी, ठीक है, डॉटर थी, ये डॉटर थी उदयन की, वसावदत्त। वसावदत्त की शादी हो गई अवंती से, अवंती के राजा प्रद्योत से, ठीक है। तो वत्स के जो किंग थे उदयन, उनकी बेटी थी वसावदत्त। वसावदत्त जो डॉटर थी उदयन की, इनकी शादी होगी अवंती के राजा प्रद्योत से, ठीक है। इसके अलावा वत्स ने, मतलब वत्स के जो राजा उदयन थे, उन्होंने बाकी महाजनपद के साथ भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे। जैसे कि एक तो अवंती हो गया, अपनी बेटी की शादी प्रद्योत से की थी। इसके साथ अंग हो गया, मगध हो गया, ठीक है। मगध के साथ भी इनका मैट्रिमोनियल अलायंस था, ठीक है। फिर अवंती, अब प्रद्योत, अब ये वत्स क्या हुआ, वत्स की जो राजा उदयन के जो पुत्री थी, उनकी शादी हो गई अवंती के राजा प्रद्योत से, ठीक है। और जब उदयन कमजोर हो गए, उदयन जब कमजोर हो, उसके बाद जो भी सक्सेसर आए वो चीजों को संभाल नहीं पाए, महाजनपद को संभाल नहीं पाए, तो वत्स क्या हुआ, अल्टीमेटली विलीन हो गया अवंती में, ठीक है। तो वत्स तो चला गया अवंती में। अब देखिए कोसला, एक महाजनपद था कोसला, ठीक है। इसका जो किंग थे, इनके जो किंग थे प्रसेनजीत,
याद रखिएगा नाम, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे प्रद्योत को कैसे याद कर सकते हैं, ये प्रद्योत, ए हटा के आई लगा दे अगर तो प्रद्योती हो जाएगा, अवंती, कुछ कुछ मिलता जुलता नाम है, ऐसे याद करेंगे। अब याद करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। और वी से वत्स है, वी को यू कर दो तो उदाई हो जाएगा। वसाव दत्ता और वत्स नाम मिलता जुलता लग रहा है, तो ऐसे आप याद करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, कोसला के राजा थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की एक सिस्टर थी, ठीक है, प्रिंसेस थी वहां की कोसला की, जो कि कोसला देवी, ठीक है। कोसला देवी, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है। प्रसेनजीत की एक सिस्टर थी कोसला देवी, इनकी शादी हो गई बिंबिसार से, ठीक है। और जब शादी हुई तो दहेज के रूप में तो कुछ देना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, कोसला ने काशी को गिफ्ट कर दिया, डॉवरी दहेज के रूप में काशी को इन्होंने मगध को दे दिया। मगध के राजा कौन थे, बिंबिसार, ठीक है। अब याद रखिएगा, काशी जो था वत्स ने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे अवंती अंक मगध के साथ, ठीक है। तो कोसला ने भी एक महाजनपद था काशी, उसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। तो काशी क्या, काशी भी एक महाजनपद था, ठीक है। तो काशी फिर जाके कोसला मिल गया, तो काशी कोसला एक हो गया, तो काशी आ गया कोसला के अंदर। अब कोसला ने क्या किया, कोसला के जो राजा थे प्रसेनजीत, उन्होंने जब कोसला देवी अपनी बहन की शादी की मगध के राजा बिंबिसार से, तो काशी को दहेज के रूप में दे दिया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। उसके बाद से अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि इसके बाद से जब बिंबिसार के बाद जब अजातशत्रु आते हैं किंग, तो इनके टाइम पे क्या हुआ, इनके झगड़े हो गए स्टार्ट, अजातशत्रु, ठीक है। इनके झगड़े स्टार्ट हो गए कोसला के राजा प्रसेनजीत से। फिर जब झगड़े खत्म होते हैं संधि होती है, पता है, ठीक है। तो जब शांति स्थापित की गई तो प्रसेनजीत ने क्या किया, बिंबिसार की जो पुत्री थी, ठीक है, बिंबिसार की जो पुत्री थी उनसे शादी कर ली प्रसेनजीत ने। ध्यान दीजिएगा, प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी की शादी हुई थी बिंबिसार से। बिंबिसार के बाद जब अजातशत्रु आते हैं तो अजातशत्रु की लड़ाई हो गई प्रसेनजीत से। जब लड़ाई खत्म हुई, जब शांति स्थापित हुई, तो उसके बाद से प्रसेनजीत ने बिंबिसार की पुत्री यानी कि अजातशत्रु की बहन से शादी कर ली, मतलब कि कह सकते हैं मामा ने अपनी भांजी से शादी कर ली, ऐसा कुछ था, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोसला देवी की बेटी से शादी की थी। एक्चुअली क्या था कि जो बिंबिसार थे, इन्होंने, इनकी 3 वाइफ थी। एक तो कोसला देवी हो गई, कोसला देवी, एक थी हाँ, तो बिंबिसार ने 3 महाजनपद के प्रिंसेस से शादी की थी। एक तो कोसला की रानी थी, राजकुमारी थी कोसला देवी, दूसरी थी चेल्लना, ये लिच्छवी प्रिंस थी। लिच्छवी वैशाली के अंदर आता है। वैशाली आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वैशाली कैपिटल थी वज्जी की, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। बिहार की कैपिटल थी वैशाली, वहां की प्रिंसेस है चेल्लना, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ वैशाली। तो वहां की राजकुमारी से शादी करके इन्होंने संबंध अच्छे बना लिए। फिर खेमा से इन्होंने शादी की, और खेमा कहाँ की प्रिंसेस थी, खेमा थी पंजाब की प्रिंसेस। तो इन्होंने न केवल नॉर्दर्न में बल्कि नॉर्थ वेस्ट के महाजनपद जो थे वहां की प्रिंसेस से भी शादी की, और वहां पे भी अपने बॉर्डर को सुरक्षित करने की कोशिश की, ठीक है। अब देखिए, जब प्रसेनजीत थोड़े वीक हो जाते हैं तो ये कोसला भी जाके चला जाता है मगध में, अवंती भी मगध में चला जाता है, और वत्स भी मगध में चला जाता है। इसके अलावा वैशाली, वो तो मगध में था ही, पंजाब भी बाद में मगध में विलीन हुआ, मतलब वहां तक साम्राज्य बिंबिसार तक पहुंच जाता है। बाद में अजातशत्रु आते हैं वहां तक, ठीक है। तो ये रहा कहानी पूरा कि कैसे कैसे ये 4 जो महाजनपद, बाकी भी थे जो जानना जरूरी नहीं। यहाँ मैंने बताया ना कि उन्होंने चेल्लना से भी शादी की थी, लेकिन जानना जरूरी नहीं है। चेल्लना बस एक क्वेश्चन पूछता है कि चेल्लनी कहाँ की प्रिंसेस थी, तो चेल्लना थी वैशाली, ठीक है, लिच्छवी वैशाली की प्रिंसेस थी। तो ऐसे करके मगध ने अपना साम्राज्य पूरे नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ में अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है। इसके बाद से हम कारण जानेंगे कि मगध कैसे इतना शक्तिशाली राज्य बनके उभरा, महाजनपद बनके उभरा, मतलब 16 महाजनपद में अल्टीमेटली मगध बसता है, और ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये हम अभी जानेंगे।
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिए है कि मगध का राइज आखिर में होता कैसे है। ठीक है, देखिए पहला तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन आप देखेंगे तो मगध, ये बिहार है, यहाँ से गंगा रिवर पास होती है। ठीक है, तो मगध यहाँ पे था पूरा। ठीक है, भागलपुर आरा वगैरह का जो एरिया था, पटना का जो अभी का है, वहां पे था मगध। ठीक है, और यहाँ से बहती है गंगा नदी, और यहाँ पे था पाटलिपुत्र, एकदम गंगा नदी के किनारे पे। ठीक है, पाटलिपुत्र जो अभी का पटना है वो पहले पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो ये था पूरा एरिया। तो नदी जहाँ पे अच्छी रहेगी तो वहां पे खेती भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होगी, मिट्टी भी अच्छी होगी। तो यही रीजन है गैंगेटिक वैली जो था, गैंगेटिक वैली, ठीक है, गंगा नदी के पास था मगध, ये एक बड़ा रीजन है उसके राइज होने का। स्ट्रेटेजिक पोजीशन, फर्टाइल सॉइल, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी थी। जब उपजाऊ मिट्टी होगी, अच्छी फसल होगी, तो वहां की लोग भी उस पे, कृषि पे ज्यादातर लोग निर्भर थे। तो जब कृषि अच्छी होगी तो साम्राज्य फलेगा फूलेगा। तीसरा था आयरन ओर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण भी। देखिए आयरन ओर, पहले आयरन क्या था? आयरन एक ऐसा चीज था, मतलब लोहा, जिसका अस्त्र शस्त्र बनाने में यूज होता था। ठीक है, जिसके पास आयरन के डिपॉजिट पास में ही है वो अच्छे से हथियार बनाएगा, उसके पास अच्छे किस्म के हथियार रहेंगे तो अपने साम्राज्य, दूसरे के महाजनपद या साम्राज्य पे वो आक्रमण करके आसानी से जीत भी सकता है। ठीक है, तो आयरन ओर के अच्छे खासे डिपॉजिट राजगीर में पाए जाते थे। ठीक है, तो इसलिए राजगीर पहले कैपिटल भी थी, बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई। तो आयरन ओर जो था राजगीर में पाया जाता था। चौथा है कॉपर और आयरन के डिपॉजिट गया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिहार का मैप बनाऊं ऐसे कुछ, तो यहाँ पे है गया का एरिया, गया नवादा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे था, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे वगैरह, मतलब पक्की रोडें थी। ठीक है, तो ट्रेड आसानी से हो जाता। ट्रेड अच्छा होगा तो पैसे होंगे, इनकम होगी, इनकम होगा तो बाकी खर्च भी अच्छा खासा हो सकता है। तो ये कुछ रीजन थे कि मगध के 4-5 रीजन थे कि मगध ही इतना शक्तिशाली क्यों उभरा बनके। बाकी के 15 महाजनपद धीरे धीरे करके विलुप्त हो गए, या नहीं भी हुए तो कहीं दूसरे महाजनपद में मिल गए, अल्टीमेटली मगध में मिल गए, और मगध एक बड़े साम्राज्य के रूप में निकलता है। तो अब हम पढ़ेंगे मगध में कौन कौन से वंश आते हैं। देखिए, तो मगध के अंदर बहुत सारे वंश आते हैं, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। तो हाँ, और मेरा एक क्वेश्चन भी वैसे कि हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश और शुंगा वंश, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर लगाना हो तो क्या आप लगा लेंगे? अगर आप लगा लेंगे तब तो ठीक है, नहीं लगा पाएंगे तो आपके उसमें पढ़ाई में कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ चूंकि मैं रिवीजन करा रही हूँ, पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट करा रही, और थोड़ा बेसिकली आप देख सकते हैं, बट बुक जरूरी है पढ़ना। अगर जो मैंने क्वेश्चन पूछा अगर वो आपको आता है तो आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन अगर नहीं आता तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको पढ़िए, और हम यहाँ पे जानेंगे मगध के अंदर कौन कौन से वंश आते हैं। तो ये मैंने मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद के अंदर जितने भी डायनेस्टी है जो एक के बाद एक आती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आती है और उसके अंदर कौन कौन से राजा आते हैं। ठीक है, पहली डायनेस्टी है हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी के अंदर 3 राजा इंपॉर्टेंट है। पहले किंग बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन। उदयन ने ही राजगीर से कैपिटल शिफ्ट की थी पाटलिपुत्र, मगध की। ठीक है, इसके बाद उदयन को मार के नेक्स्ट जो किंग डायनेस्टी वंश स्टेब्लिश होता है वह है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के अंदर 2 राजा इंपॉर्टेंट, एक है शिशुनाग खुद, जिन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। दूसरे है काकावर्मन, जिसको काल अशोक भी कहते हैं। काल अशोक के पैट्रोनेज में ही सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब काल अशोक ने ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ठीक है, काल अशोक जब इनकी, तो इसके बाद शिशुनाग वंश जब खत्म होता है उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश में 2 राजा इंपॉर्टेंट, एक महापद्मनंद जो नंद वंश की स्थापना करते हैं, और जो लास्ट वाले रूलर रहते हैं उनका नाम है धनानंद। धनानंद को ही मार के चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं कौटिल्य की मदद से। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था या जो अशोक। ठीक है, अशोक। तो ये 3 नाम इसमें इम्पोर्टेंट है। मौर्य वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र,
मगध। अब मौर्य वंश के बाद आता है शुंगा वंश। शुंगा वंश की जो स्टेब्लिश किया था वो किया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। दूसरे राजा थे अग्निमित्र शुंग। इन्हीं पे वो स्टोरी बेस्ड है, मालविका अग्निमित्र, कालिदास की प्रेम लव स्टोरी जो जिसमें वो मालविका अग्निमित्र में जो अग्निमित्र की ही बात की गई है, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग और लास्ट जो थे वो देवहूति। इसके बाद से आता है कण्वा डायनेस्टी। कण्वा डायनेस्टी में हमें एक ही नाम याद रखना है, दैट इज वासुदेव कण्वा। वासुदेव कण्वा कण्वा डायनेस्टी को स्टेब्लिश करते हैं। कण्वा डायनेस्टी के बाद, एक्चुअली कण्वा डायनेस्टी के बाद नहीं है, ये साथ साथ चल रहे थे दक्कन के रीजन में, ठीक है। दक्कन महाराष्ट्र वाला एरिया है ना जो, तो सातवाहना जो डायनेस्टी थी, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आई, ये पहले से थी। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है ना, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया फिर ये स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ एंशिएंट खत्म हो जाता है, यहाँ से मॉडर्न या मेडाइवल स्टार्ट होता है, यहाँ मेडाइवल खत्म हो जाता है, मॉडर्न स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता, थोड़ा ओवरलैपिंग रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा है, सातवाहना पहले से ही थी, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, कण्वा तक के जितने भी हैं ये, जैसे कि हर्यन डायनेस्टी, वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंगा वंश और कण्वा वंश, ये सारे मगध साम्राज्य का है। जो पटना, जिस अभी का पटना भागलपुर का एरिया बिहार का ना, ये सब मगध के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो सातवाहना डायनेस्टी है मगध के अंदर नहीं थी, ये है डेक्कन एरिया में, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है, जिसको सातवाहना को आंध्राज भी बोलते हैं। इनके जो राजा इसके अंदर में जो आएंगे उसको आंध्राज भी बोलते हैं। तो सातवाहना डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया था सिमुक ने। इसके बाद आते हैं कृष्णा, और इसके बाद एक बहुत ही प्रतापी राजा, डेट इज गौतमीपुत्र सतकर्णी। इन पे तो एक मूवी बनी है, साउथ इंडिया मूवी है, साउथ इंडियन, आप जाके देखिएगा, अच्छी मूवी है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहना डायनेस्टी के ही अंदर आते हैं। इसके बाद से कण्वा के बाद, क्योंकि ये चूंकि मगध के अंदर लास्ट कण्वा था, कण्वा के बाद लगभग 40-45 सालों तक कोई भी डायनेस्टी विशाल और पावरफुल डायनेस्टी नहीं रहती है। 40-45 साल के बाद गुप्ता डायनेस्टी आती है, ठीक है। वहां से फिर गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिएगा कि कौन कौन से राजा किस किस वंश के अंदर आते हैं। कई बार यही कंफ्यूजन आती है कि कौन से राजा किसके अंदर आते हैं। बिंबिसार कहाँ थे और बिंदुसार कहाँ थे। बिंदुसार याद रखिएगा मौर्य वंश के अंदर आते हैं और बिंबिसार हर्यन डायनेस्टी के अंदर आते हैं, ठीक है। एक चीज और ये है कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने बोला था कि जो अंगुत्तर निकाय है उन्होंने जो 16 महाजनपद के बारे में बात की है, सॉरी 6th सेंचुरी बीसी में बात की गई थी। 6th सेंचुरी बीसी में इसके बारे में बात की गई थी। तो 6th सेंचुरी बीसी ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये हो गया। आज हमने क्या क्या जाना, आज हमने जाना 16 महाजनपद कैसे कैसे एक दूसरे में विलीन हो गए। 4 महाजनपद दैट इज कोशला, अवंती, वत्स और मगध के बारे में जाना। मगध में कौन कौन सी डायनेस्टी, उसके बारे में जाना। कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आ रही वो जाना। राजा कौन कौन से है इसके अंदर में वो जाना, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बुक से जरूर पढ़ें, क्वेश्चन जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक आप बुक से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, केवल वीडियो के भरोसे बैठे रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे भी वीडियो आते रहेंगे और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद अब कौन सी वीडियो आएगी, इसके बाद ये सारे एक नेक्स्ट वीडियो में मैं सबके बारे में एक ही वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद से नेक्स्ट जो आएगा वो डायनेस्टी हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो भी चीजें आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जो एंशिएंट हिस्ट्री में बची है तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है 3 या 4 लेक्चर में, और वो आधे घंटे या 20 मिनट के लेक्चर रहेंगे मैक्सिमम, इसमें पूरा आपका एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एंशिएंट हिस्ट्री सिर्फ रिवीजन के लिए है, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए भी वो बेसिक के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उन्हें बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। और ये लेक्चर देख के आप ये लेक्चर 1.5 या 2x पकड़ के देखिए तो ज्यादा सही से रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं और फिर बुक से पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए यूट्यूब पे जो वीडियो रहते हैं उनको देखने का मकसद रहता है हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, ठीक है, कि चैप्टर्स को कैसे पढ़ें। थोड़ा हम देख के या सुन के पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आता है, तो इसलिए वीडियो सही है। लेकिन अगर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है, चीजें समझनी है तो वीडियो सही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, समझ विकसित करनी है, तो आपको बुक और क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बुक भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप करें
और थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, फालतू के टॉपिक्स पढ़ने पे ध्यान, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन आए कभी 2 साल 4 साल 5 साल में, उसकी बजाय आप टारगेट पूरा टॉपिक लेके चले और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं।